हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंशियल कमीशन के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और हेल्पफुल है। अगर आप लोग उसे ना देखे हो तो उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है चैप्टर काफी छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर कौन सा है हमारा? जीएसटी काउंसिल, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये पढ़ाना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसके तहत जिस परिषद की गठन की गई है जीएसटी के तहत, वहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हुए आए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक है, इस पर भी एक वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को कहीं से भी ना लगे कि हमारा क्वेश्चन छूट रहा है एग्जाम हॉल में बैठने पर। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके चैप्टर का क्या नाम है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका। तो जीएसटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए सबसे पहले देखेंगे कि ये जो जीएसटी है ये है क्या। देखिए इसकी हम लोग बेसिक चीज यहाँ देखेंगे, बाकी चीजें हम लोग जब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेके आएंगे तो उसमें डीपली पड़ेगी। यहाँ हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जीएसटी की परिषद कौन सी है। जैसे वित्त आयोग था तो उसके हम लोगों ने क्या देखा था, वित्त आयोग के तहत उसका गठन, संरचना और उसमें अध्यक्षों की नियुक्ति और सदस्य कितने होते हैं और बाकी वहां कार्यभार अपना कैसे करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसका भी देखने वाले हैं। तो एक बेसिक चीज हम लोग देख लें कि पहले हम लोग क्या करते थे कि कोई भी सामान हम लोग लेते थे तो उस पर जो टैक्स होता था वो अलग अलग दिया जाता था। अब क्या किया गया है कि हर सामान का टैक्स आपको, जैसे आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तभी आपको उसमें टैक्स जुड़ के दिया जाता है। आप लोग कहीं भी शॉपिंग मॉल में जाते होंगे या कहीं पर भी जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे कि जीएसटी हमेशा अगर आपका जो पेमेंट है उसमें प्लस करके इतना जीएसटी करके दे दिया जाता है। जीएसटी के बारे में मैं फिर बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स का जब सब्जेक्ट आएगा तो हम लोग डीपली बात करेंगे। अगर यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जीएसटी परिषद के बारे में बात करने वाले हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जीएसटी को संविधान में कहां जगह दी गई है, क्योंकि यह संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि यह जुड़ा कब। यह आया था 2015 में, लेकिन संविधान में 101वां संशोधन किया गया था। कब? 2016 में। संविधान में ऐसे लिखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का 101वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया जीएसटी को संचालित करने के लिए, ठीक। तो इसी के तहत हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसका जो अनुच्छेद है 279A है, ये नया जोड़ा गया था। 279A के तहत जोड़ा गया था। सबसे पहले देखेंगे परिषद की स्थापना। परिषद की स्थापना, ठीक, कैसे की गई थी? 101वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम कब का था? ये 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में, 2016 के तहत जीएसटी को संचालित करने के लिए क्या किया गया था? जीएसटी काउंसिल, काउंसिल या परिषद, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था। स्पेशली अगर हम लोग देखें तो जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था वह सिर्फ जीएसटी परिषद की स्थापना के लिए किया गया था कि जीएसटी को संविधान में कहां जगह दी जाए। तो इंपॉर्टेंट है यह चीज, आप लोग याद रखिएगा कि जीएसटी को कब जोड़ा गया? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब हम लोग इस पर बात क्या करेंगे कि इसका जो भाग है वो एक नया भाग और अनुच्छेद 279A जोड़ा गया था। इस
संशोधन के तहत एक नया भाग तथा अनुच्छेद 279A जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे काउंसिल का जो सचिवालय है। आप सब जानते हैं कि अगर कोई भी बड़ी चीजें होती हैं परिवर्तन के तौर पर, तो उसका चाहे सचिवालय हो चाहे मुख्यालय हो, वो कहां होगा, हमारे दिल्ली में होता है। तो इसका सचिवालय कहां है, दिल्ली में है। काउंसिल का जो सचिवालय है वह कहां है, दिल्ली में। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं जो जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, मैं एक तरफ से क्या किया हूं, सीरीज पकड़ के चला हूं एम लक्ष्मीकांत बुक की। तो मैं वो बुक पूरी तरह से आप लोगों को खत्म करवाऊंगा। और वह जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो नया संस्करण है 2019 का। जब क्या हुआ था, आपका यूटी अलग हुआ था, कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब धारा 370 जाने के बाद वहां आया था, तो सारी नई चीजें जोड़ी गई हैं। तो मैं नए संस्करण के तहत आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो कंफ्यूज मत होया करिए कि मैं पुरानी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो देख लिया हम लोग कि काउंसिल का सचिवालय कहां है, दिल्ली में है। और इसका पदेन सचिव कौन होता है, उसे हम लोग देखेंगे। इसका पदेन सचिव, इसका जो पदेन सचिव होगा जीएसटी परिषद का, वह कौन होगा, केंद्रीय राजस्व सचिव। केंद्रीय राजस्व सचिव इसका क्या होगा, पदेन सचिव होगा। तो परिषद की स्थापना से संबंधित 4 पॉइंट थे जो हम लोगों ने कवर कर लिया। देखिए एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं कैसे कि परिषद की स्थापना कैसे हुई। 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा इसके परिषद की स्थापना की गई, ना कि जीएसटी की। जीएसटी क्या है, हमारा कर है ये, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर है ये। कर की स्थापना नहीं की गई थी, ये क्या किया गया था, लाया गया था यह। और इसके तहत जो छोटे मोटे कर थे सबको समाप्त करके सब करों को एक कर दिया गया था। ठीक, मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, इस पर डीपली बात हम लोग करेंगे, अलग से चैप्टर आएगा जीएसटी का। यहां फिर रिपीट कर रहा हूं, हम लोग वो चीज देख रहे हैं जो संविधान में जीएसटी से रिलेटेड है। तो जब जीएसटी लाया गया तो उसके लिए संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई उसे। तो उसमें क्या किया गया कि ये जब 2015 में आई थी तो 2016 में 101वां संविधान संशोधन किया गया। उसके तहत क्या किया गया कि जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा कि इसकी स्थापना कैसे हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरे पॉइंट में क्या देखा, इसमें एक नया भाग जोड़ा गया अनुच्छेद 279A के तहत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जीएसटी की बात किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो अनुच्छेद 279A के तहत इसकी बात की गई है। फिर बात आता है कि इसका सचिवालय कहाँ है। सचिवालय दिल्ली में है। पदेन सचिव कौन है, केंद्रीय राज्य सचिव। जो हमारे केंद्र के राज्य सचिव होते हैं, राज्यों के सचिव होते हैं, वो क्या होते हैं, जीएसटी के पदेन सचिव होते हैं। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में। अध्यक्ष देखेंगे और मंत्री वगैरह सब कुछ, सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे जो जो इसमें दी गई है। आइए बात करते हैं इसके संरचना के बारे में। संरचना हम लोगों ने हर पद की संरचना हम लोगों ने पढ़ी थी कि इसकी संरचना का मतलब है कि गठन कैसे हुआ, देख चुके हैं। इसमें कितने सदस्य होंगे, कितने अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, वो कार्य कैसे करेंगे और उनकी शक्तियां क्या क्या होंगी, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं संरचना के तहत। आइए बात करते हैं। संरचना के तहत जो हमारा पहला पॉइंट है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री। सचिव कौन थे, केंद्रीय राजस्व मंत्री। ठीक, केंद्रीय राजस्व सचिव इसके सचिव थे, लेकिन इसके जो अध्यक्ष होंगे केंद्रीय वित्त मंत्री। अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री। क्यों कि वित्तीय मामले यही देखते हैं और जीएसटी वित्त से संबंधित ही है, फाइनेंस से संबंधित। तो आप लोगों को पता होगा प्रेजेंट टाइम में 2020 में हमारे वित्त मंत्री कौन है, तो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक, तो वो वित्त मंत्रालय उनके पास है, तो वही क्या है,
जीएसटी की अध्यक्ष हैं। चीजें ऐसे आप लोग एक दूसरे से जोड़ के याद किया करिए। दूसरा पॉइंट आता है कि राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी कौन होते हैं। राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी, सारी चीजें एक एक करके लिखेंगे। राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी कौन होते हैं? हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री। केंद्र में जो राज्य मंत्री होते हैं वही इसके क्या होते हैं? राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी। इतनी चीजें हम लोगों ने देखी। अब तीसरा पॉइंट निकल के आता है क्या कि सदस्य आपस में से किसी को भी काउंसिल का उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। उपाध्यक्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। काउंसिल में जितने मेंबर होंगे वो अपने बीच से ही उपाध्यक्ष का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। सदस्य, कहां के सदस्य? जीएसटी काउंसिल के सदस्य, जीएसटी परिषद के सदस्य, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के जो सदस्य होंगे अपने बीच से ही, सदस्य अपने बीच से ही उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। ठीक है, मतलब कि परिषद में जितने मेंबर हैं वो अपने बीच से उपाध्यक्ष का चयन कर सकते हैं। मेन तौर पर वरीयता किसे दी जाती है इसमें? अध्यक्ष को, जो कौन होता है? हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ठीक, अब बात आती है चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हमारा क्या है उसे हम लोग सही तरीके से देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया था कि क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के जो क्या होंगे? हमारे मेंबर होंगे, उन्हें एज अ स्थायी सदस्य वह काउंसिल में क्या कर सकता है? ला सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते हैं। यह शक्ति किसे दी गई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल इन्हें ला सकता है, सदस्य के तौर पर स्थायी सदस्य भी बना सकता है, बट क्या नहीं है कि ये मतदान नहीं कर पाएंगे। उसमें हिस्सा लेंगे, सलाह देंगे, परामर्श करेंगे, बट ये वहां पर वोट नहीं करेंगे। आइए, थोड़ा बड़ा है लेकिन सही तरीके से लिखेंगे। क्या पॉइंट निकल के आया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को काउंसिल की हर बैठक में, कि काउंसिल की जितनी बैठकें होंगी उसमें काउंसिल की हर बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल क्या कर सकते हैं? करने का निर्णय लिया। के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। मैं डीपली बात करूंगा इस पे, आप लोग परेशान मत होइए, थोड़ा लेंदी है, चीजें लिखना जरूरी था। लिया, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे इस पर। देखिए, ये जो काउंसिल है इसमें किसे ऐड कर सकते हैं, किसे निकाल सकते हैं, यह शक्ति किसे दी गई है?
मंत्रिपरिषद को दी गई। तो मंत्रिपरिषद को यह अधिकार दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को, गौर से देखिएगा, क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को काउंसिल की हर बैठक में, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। मतलब कि उसे शामिल किया जा सकता है, किसे, स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को सिर्फ शामिल किया जा सकता है स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में, लेकिन उन्हें, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ब्रैकेट में कर लीजिएगा या तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। यहां से क्वेश्चन बनता है, आपके मेंस में भी क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, और छोटे एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 100% है कि यहां से क्वेश्चन कोई ना कोई आप लोगों को उठा के दे देगा, सिर्फ भ्रमित करने के लिए। लैंग्वेज क्या करेगा, थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज या संवैधानिक लैंग्वेज यूज कर देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बेसिक चीजें पहले क्लियर किया करिए। मैं कोई भी चैप्टर शुरू करता हूं सबसे पहले उसका बेस बताता हूं, यही रीजन है। तो आई होप चीजें आप लोगों की क्लियर हो रही होंगी। तो संरचना से रिलेटेड इतनी सारी चीजें थी। आइए अब बात करेंगे काउंसिल के कामकाज के बारे में कि यहाँ कार्य कैसे करता है। चीजें इजी हैं, सही तरीके से आप लोग इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए। मैं इतनी मेहनत करके चीजें लिखता हूं सिर्फ इसीलिए। मैंने कई बार बोला है कि मैं खड़े होकर भी लेक्चर दे के सबकी तरह आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन काफी बच्चे, काफी स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं, मैंने देखा है कि वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था अगर नोट्स बनाना हो तो उस हिसाब से वीडियो लाएं, अगर केवल पढ़ना हो तो उस हिसाब से वीडियो लाएं। तो आप लोगों का काफी कमेंट आया था कि सर नोट्स बनाना है, इसीलिए मैंने बोल दिया था पहले कि सारे क्लासेस आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाले हैं और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसका वीडियो आप लोगों को न मिले, और सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीएससी का पूरा सिलेबस आप लोगों को बताऊंगा। उसके तहत क्या होगा कि आप लोग के जो छोटे एग्जाम है उनकी भी प्रिपरेशन इसी के तहत हो जाएगी, और आप लोग स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में भी बैठ सकते हैं अगर ये सारी चीजें सही से गेन कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं काउंसिल का कामकाज कैसे किया जाता है। कामकाज का मतलब यह है कि यह कार्य कैसे करता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस कैसे होता है। तो सारी चीजें हैं, बड़ा है, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे हम लोग। इसमें जो निर्णय लिया जाता है उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है, कि जितने मेंबर उपस्थित होंगे उनके मत का 3/4 बहुमत अगर है तो उसी के अनुसार निर्णय इसमें लिया जाएगा। आइए लिखते हैं। प्रत्येक निर्णय में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 3/4 बहुमत से लिया जाता है। 3/4 बहुमत से लिया जाता है। मतलब अगर कोई भी निर्णय लेना है तो उसके लिए उसमें जितने सदस्य उपस्थित होंगे, ये जरूर आप लोग ध्यान दिया अगर ये छोटी छोटी चीजें ये कंफ्यूज कर देंगी बाद में। ये नहीं बोला गया है कि परिषद के सदस्यों के, परिषद में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 के बारे में बात की गई है कि जितने मेंबर उपस्थित हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें कितने लोग हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कौन कौन से लोग हैं जो उपस्थित हैं, यह ज्यादा मैटर करता है, और उन्हीं के बहुमत से क्या होता है कि निर्णय लिया जाता है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके आगे क्या है कि निर्णय जो लिए जाते हैं उसके लिए कुछ निर्णय दिए गए हैं, कुछ प्रावधान किए गए हैं या सिद्धांत दिए गए हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। निर्णय लेने के कुछ प्रमुख सिद्धांत, कि किन सिद्धांतों के बेस पर निर्णय हम लोग ले सकते हैं।
आइए उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग इसे नोट डाउन करिए। सबसे पहले पॉइंट आता है केंद्र सरकार के लिए। केंद्र सरकार, पहले चीजें लिख लेंगे जल्दी से, फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। केंद्र सरकार के मतों का केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए कुल मतों के एक तिहाई के बराबर, 1/3 के बराबर होगा। ठीक, अब बात आती है राज्य सरकार। पहले लिख लेता हूं फिर समझाऊंगा आप लोगों को। राज्य सरकार में क्या है कि राज्य सरकार के मतों में मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों की, यहां कितना था, 1/3 था, और यहां कितना है, 2 तिहाई है, 2/3, 2/3 या 2 तिहाई के बराबर होगा। आइए समझते हैं काउंसिल का कामकाज। सबसे पहले हम लोगों ने पहला पॉइंट समझ लिया कि प्रत्येक निर्णय में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। निर्णय लेने के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत। ये निर्णय ऐसे, ये परिस्थिति जब होगी कि 3/4 बहुमत मिलेगा तो वही निर्णय लेगा, तो उसके लिए कुछ प्रावधान किया गया कि निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों का 1/3 के बराबर होगा। ये जो 3/4 है, इसमें से 1/3 भाग कहाँ का होगा, केंद्र सरकार का होगा, और बाकी जो बचा 2/3 वह राज्य सरकार का होगा। सिंपल वे में आप लोग समझिए। इंपॉर्टेंट क्या है, केंद्र सरकार 1/3, राज्य सरकार 2/3, ठीक, 2 तिहाई 1 तिहाई। यहां से क्वेश्चन बनता है, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा आप लोग। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बात करेंगे कि जीएसटी में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। विशेष प्रावधान का मतलब यह है कि उन्हें काफी सारे करों में क्या किया गया, छूट दी गई है, या फिर काफी सारे कर एक्स्ट्रा जो थे उन्हें खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से। तो उन सब के बारे में बात की गई है। तो वो हमारे कौन से स्टेट हैं, आपके 7, 8, 9 स्टेट हैं, देखेंगे हम लोग। आइए बात करते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है, अब एकदम लास्ट स्टेज पर वीडियो पहुंच चुका है। जो राज्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, इसे आप लोग इकोनॉमिक्स के तौर पे लेके मत पढ़िएगा प्लीज। क्यों, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स के तौर पे आप लोग जीएसटी देखेंगे तो वो आप लोगों को एकदम क्या करेगी, भ्रमित कर देगी। रीजन ये है कि जीएसटी जो है ये बहुत बड़ा कर है, तो इसके लिए क्या किया गया है कि विशेष तौर पर हम लोग चैप्टर लेके आएंगे, सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में जीएसटी कवर हो पाएगा इकोनॉमिक्स में भी, उसके लिए कम से कम 1 से 2 वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। आप लोग क्या करिए कि धीरे धीरे करके, जैसे चैनल आप लोग शेयर कर रहे हैं, काफी सारे दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक, और इसी तरह से सहयोग करते रहिए, प्यार देते रहिए। हम आप लोगों के लिए इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। आइए बात करते हैं कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। तो वो हमारे स्टेट कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। कहां से शुरू करेंगे, मैप आप लोग अगर याद किए होंगे तो इसे याद करने में दिक्कत नहीं होगी, मैं बता दूंगा कैसे याद करना है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत में कितने राज्य हैं, हम लोगों ने देखा था कहां,
जियोग्राफी के चैप्टर में जब भारत की भौगोलिक स्थिति हम लोग देख रहे थे तो पहला वीडियो ही था जिसमें हम लोगों ने स्टेट के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। इनमें से क्या है, जो 7 सिस्टर है हमारे, उनमें से एक जो स्टेट है वह नहीं है, वह कौन सा है, असम। असम के अलावा सारे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से शुरू करिए, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। 1 2 3 4 5 6, ठीक। त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। अब बात आती है किसके बारे में, हमारा त्रिपुरा, उत्तराखंड। सबसे पहले ऊपर चलेंगे, ऊपर देखेंगे क्या, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद उसके नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक। हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे आएंगे उत्तराखंड, ठीक। 3 3 6 4 10, 2 2 4 2 6 3 9। कौन सा छूट रहा है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। मेघालय नहीं लिखा है हम लोगों ने, हाँ मेघालय भी यहीं पर है, 7 सिस्टर में आता है, सॉरी, ठीक। तो हमारे कुल 10 स्टेट ऐसे हैं जिनमें से एक यूटी है, ठीक। इनके लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इतने स्टेट हमारे ऐसे हैं जिन्हें जीएसटी के तहत क्या किया गया है, विशेष प्रावधान दिया गया है इनके लिए। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, मैप से याद करेंगे। मैं एक बार फिर से याद करवाता हूं। आप लोग पहले उत्तर पूर्वी राज्य में मत जाइए, सबसे पहले कहां जाइए, सबसे उत्तरी भाग में क्या पड़ेगा हमारा, जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। 3 हो गए, उसे वहीं छोड़ देते हैं, ठीक। उत्तराखंड तक हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद चलते हैं इधर। इधर कहां से शुरू करेंगे, सिक्किम से। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आपका हो गया मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। सारे स्टेट आपके कवर हो गए, असम को छोड़कर, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक बात और है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में चैनल को शेयर करिए। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हमारे परेशान हैं, जैसे गांव में हैं, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो कम से कम फोन तो आज सब लोग जानते हैं, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन होता है। तो अगर उन्हें पढ़ने की इच्छा है तो उन तक अगर वीडियो आप लोग पहुंचाएंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी उन पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रहेंगे। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।